नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए पिछले महीने 15 नवंबर से जो 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सबों के लिए क्या किया गया है, जो 2026 में एग्जाम देंगे हिंदी माध्यम से, उन सबों के लिए क्रैश कोर्स यहाँ निःशुल्क स्टार्ट किया गया है। तो वो क्रैश कोर्स जो है लगातार आपको पिछले 15 नवंबर से चलता आ रहा है। तो उसमें जो है हमने बहुत सारा चैप्टर्स आप लोगों को ख़त्म करवा दिए, मैथ्स के, साइंस के, अब एसएस के कुछ चैप्टर्स हम ख़त्म करवा रहे हैं। तो एसएस सोशल सामाजिक विज्ञान में जो है हम जो है ज्योग्राफी भूगोल आपका समाप्त कर दिए। इसके बाद भूगोल के बाद जो है हम अर्थशास्त्र स्टार्ट किए हैं। अब अर्थशास्त्र क्यों स्टार्ट किए हैं? क्योंकि इसे बहुत सारे बच्चे जो हैं छोड़ करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर इसे पहले नहीं पढ़ाया जाता है। एग्जाम के लास्ट दिनों में कुछ दिनों में इसे पढ़ाया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम प्रेशर में रहते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि जाओ इससे क्या होगा। लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको टॉपर के सीरीज़ में आना है, अगर आपको 10 जैसे कि आपको 450 मार्क आ जाएंगे, मतलब साइंस से, मैथ से या इस सब से, और अगर 10-20 मार्क और चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, आपको ये मदद करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और बस आपको इतना ही इसमें क्या करना है, पढ़ना है। एक चैप्टर में बस आपको इतना ही थ्योरी पढ़ना है और इसके बाद जो है थ्योरी इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतने छोटे से थ्योरी में है जो सारा का सारा बात लिखा हुआ है, इसको आप गौर से पढ़िएगा। जब हम पढ़ा देंगे, समझा देंगे तो लिखिएगा और फिर पढ़िएगा 1 से 2 बार, तो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको इतना कम थ्योरी में जो है ज़्यादा मार्क्स लाना है तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस सेगमेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसे ज़्यादातर बच्चे शुरू में पढ़ते नहीं हैं, और जो टॉपर है वो तो थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाते हैं, नीचे वाले बच्चे तो और ज़्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का आपका तीसरा चैप्टर है। ये आपका जो है मुद्रा एवं साख, ये जो है आपका अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर है। पिछला 2 चैप्टर हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इससे पीछे वाला चैप्टर था कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं मेनली हमारे पास। तो वो पिछले चैप्टर में आपको हो गया था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर मुद्रा एवं साख जो है आपको खत्म करेंगे आज। तो इसका जो है थ्योरी जो है, इतना ही आपको थ्योरी में क्या करना है, इसको लिख करके बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय मतलब किसी चीज़ को खरीद बिक्री करना, लेना या देना, इस चीज़ को विनिमय कहते हैं। आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा रोजमर्रा के जीवन में विनिमय का सबसे आम माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का आम माध्यम है। तो क्या ये मुद्रा सब दिनों से विनिमय के लिए था? नहीं, सबसे पहले मुद्रा विनिमय के लिए माध्यम नहीं बना हुआ था। टोटल इसमें आपको जो है 7 टॉपिक्स पढ़ना है। 7 टॉपिक में जो है आपका अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। ये वाला जो मुद्रा एवं साख वाला चैप्टर है वो 7 टॉपिक में जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या कहा कि मुद्रा जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में विनिमय का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो रुपया ही देना पड़ेगा। बिना रुपया, बिना मुद्रा के, मुद्रा का मतलब क्या, रुपया, या हमारे देश में रुपया चलता है, किसी देश में डॉलर चलता है, तो जिससे विनिमय होता है, आम माध्यम होता है, उसको मुद्रा कहते हैं हम लोग। कहीं डॉलर है, कहीं रुपया है, कहीं कुछ है, कहीं रूबल है, कहीं नेपाल में अलग मुद्रा है, चाइना में अलग मुद्रा है। तो वो जो है मुद्रा का आम माध्यम है विनिमय का। अब विनिमय प्रणाली है क्या? दूसरा टॉपिक आपको समझाया कि विनिमय का आम माध्यम है, तो विनिमय प्रणाली है क्या? यहाँ पे समझिए विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा के आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं से होता था। इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे कह रहा है कि विनिमय प्रणाली मतलब मुद्रा जब नहीं था, शुरू से मुद्रा नहीं था हमारे पास, बाद में जाकर के डेवलप किया हम लोगों ने। पहले क्या होता था कि एक सामान लो और दूसरा सामान दो। अगर हमको जिस चीज़ की जरूरत है वो किसी के पास है और हमारे पास जो है उसको चाहिए, तो हम क्या कर लेते थे, आदान प्रदान कर लेते थे कि हमारा वाला तुम ले लो, तुम्हारा वाला हम ले लेते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग विनिमय प्रणाली में भी वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी सबसे पहले जो था वस्तु विनिमय प्रणाली था हमारे पास। हमको चाहिए मान लीजिए बकरी और उसको किसी को चाहिए गेहूँ। तो एक आदमी के पास बकरी है और किसी के हमारे पास क्या कहते हैं, हमको चाहिए गेहूँ और उसको चाहिए बकरी मान लीजिए। तो उसके पास गेहूँ है, हमारे पास मान लीजिए बकरी है। तो हम क्या करेंगे, बकरी उसको दे देंगे, गेहूं उससे ले लेंगे, तभी जाकर के हमारा क्या होगा, विनिमय होगा, वस्तु विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ। लेकिन हमको चाहिए गेहूं और उसको चाहिए बकरी, ना हमारे पास गेहूं है और ना उसके पास बकरी है। इस तरह का जो है कंडीशंस नहीं बन रहा है। जो हमारे पास है और जो उसके पास है, दोनों का संयोग मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं दोहरे संयोग की आवश्यकता। दोहरे संयोग की आवश्यकता को ढंग से समझिए। जो हमको चाहिए उसके पास होना चाहिए, जो उसको चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। तभी जाकर के वो क्या होगा, दोनों का संयोग बैठेगा, तभी जाकर के वस्तु का आदान प्रदान होगा।
हमको जो चाहिए उसके पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे वस्तु का विनिमय। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो जो है वस्तु का विनिमय नहीं होगा। तो वस्तु के विनिमय होने के लिए दोनों आदमी का संयोग बैठना चाहिए, संयोग, दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। दोनों संयोग बैठना चाहिए, जो हमारे पास है वो उसको लेना है और जो उसके पास है वो हमको लेना है, तब जाकर के आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसी को कहते हैं मुद्रा, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। वस्तु का आदान प्रदान करना है तो उसको भी वो चीज़ लेनी होगी और हमें जो चाहिए उसके पास होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझते हैं। अब आगे चल करके मुद्रा आया, तो मुद्रा की भूमिका को समझिए। मुद्रा मतलब बाद में क्या किया, इस चीज़ को दूर करने के लिए कि ऐसे में तो उसको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए, वो बैठता नहीं था, तालमेल तो होता नहीं था इस तरह का। तो वहाँ पर वस्तु को विनिमय करने के लिए मुद्रा आया, हमारे पास रुपया आया। तो मुद्रा की भूमिका समझिए। मुद्रा ने दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कर दिया, बहुत ही सरल बना दिया। तो मुद्रा आने से क्या हो गया कि दोहरे संयोग की जो आवश्यकता थी, मतलब कि हमें जो चाहिए वो उसके पास होना चाहिए और उसको जो चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, ये वाली आवश्यकता को खत्म कर दिया। बस रुपया होना चाहिए, रुपया दे करके हम उससे वो ले सकते हैं और वो हमसे रुपया दे करके हमारे पास जो है वो खरीद सकता है। बाद में रुपया से हम जो चाहे हम बाजार में जाकर के खरीद सकते हैं। तो मुद्रा ने इस चीज़ को, रुपया ने इस चीज़ को आकर के क्या कर दिया, वस्तु विनिमय प्रणाली को बहुत ही सरल बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया। अब देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप को समझिए कि आज हम जिन मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनमें धातु के सिक्के और कागजी नोट शामिल हैं। अभी के टाइम में हम किस किस मुद्रा का यूज़ करते हैं, तो या तो धातु वाला सिक्का होता है, 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, ये सिक्का होता है, या कागजी नोट होता है, कागज़ वाला, 100 का, 500 का, 10 का, 20 का, 50 का, ये कागज़ वाले नोट हैं तो उसको कागजी नोट कहते हैं। धातु वाले उसको, सिक्का को धातु वाले नोट कहते हैं। तो यही हमारे पास 2 मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अभी और सारे मुद्रा आ गए हैं, लेकिन वास्तु पहले से ही अभी जो है ये 2 मुद्रा जो है हमारे पास प्रचलित है। तो कागजी नोट और सिक्का, इसके अलावा और सारे मुद्रा है। प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी का मतलब जो जैसे कि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वो तो है प्लास्टिक लेकिन पैसा देता है तो उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। जैसे एटीएम कार्ड है तो वो प्लास्टिक का होता है और उससे क्या निकलता है, पैसा निकलता है, तो उसको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं हम लोग। तो मुद्रा के रूप अभी बदल गए हैं, बहुत सारे मुद्रा अलग अलग प्रकार के आ गए हैं। तो आपको अभी कुछ ही तरह के मुद्रा यहाँ पे पढ़ना है, आपको ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कागजी नोट और सिक्का के बारे में जानिए। इन्हें देश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसलिए इन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये कागज़ का नोट, कोई भी कागज़ दे देगा तो हम सामान दे देंगे। मान लीजिए अपने कॉपी में से पेज फाड़ के उस पर लिख देगा 500 रुपये, दे देगा तो हम मान लेंगे? नहीं, ये सरकार द्वारा वैध एक मुद्रा होता है जो सरकार ने उसको ऑथोराइज किया है। 500 का देखेंगे, वो पहचानने का पैमाना है कि ये होना चाहिए, गांधी जी होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दैट होना चाहिए, वो मुद्रा क्या है, स्वीकृत है। तो वही कह रहा है कि कागजी नोट व सिक्का में इन्हें देश के सरकार द्वारा क्या किया जाता है, अधिकृत किया जाता है। यानी वहाँ पे गवर्नर का साइन होता है, वो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, मेन बैंक का गवर्नर होता है, उसका साइन होना चाहिए। मतलब उसके द्वारा अधिकृत किया गया है कि ये जो मुद्रा है, ये जो कागज़ का नोट है, ये जितना का भी हो, 500 हो, 100 का हो, 50 का हो, ये देने के लिए क्या है, लेने के लिए, मुद्रा के लिए स्वीकृत है। ये सारा कागज़ नहीं होगा। इसके बाद विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। अब दूसरा देखिए जमा, ये तो हो गया कागजी नोट व सिक्का। और जमा, जमा क्या होता है, जमा करना, बैंक में जमा करना को ही क्या कहते हैं हम लोग, जमा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लोग बैंक में अतिरिक्त नकदी जमा करते हैं और बैंक इस पर क्या देता है, इस पैसे पर ब्याज देता है। बैंक में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक में जमा कर दीजिए, बैंक में ब्याज मिलता है, फिक्स कर दीजिएगा तो ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो यही है जमा करना, जमा उसी को कहते हैं। दूसरा है चेक। चेक क्या है, बैंक जमा को चेक के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। बैंक में जो आप जमा किए हैं उसको चेक फाड़ करके किसी को दे दीजिएगा या चेक लेकर के जाइएगा तो आपको पैसा दे देगा, वो चेक के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। चेक एक कागज़ है जो बैंक धारक को खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में एक विशिष्ट राशि भुगतान करने के लिए निर्देश देता है। तो चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक से क्या करता है, किसी भी धारक को निश्चित राशि एक दूसरे खाते में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, देना है, उसके लिए मदद करता है। किसी को आप पैसा देते हैं तो आप तो या तो पैसा दे दीजिए, गड्डी दे दीजिए, 500 का नोट दे दीजिए, या नहीं तो एक चेक फाड़ करके दे दीजिए, जो आपका बैंक का चेक है उस पर लिख करके दे दीजिए 50,000 रुपये, जितना भी देना है आपको, 1 लाख रुपये मात्र, इस तरह से लिख करके उसको फाड़ के दे दीजिए तो उसको 1 लाख रुपये मिल गया। अगर वो जाएगा बैंक में डालेगा तो उसके खाते में उसको 1 लाख रुपये आपके खाते से कट करके उसको मिल जाएंगे। तो यही चेक है।
अब देखिए, चेक के बाद आपको बैंक के बारे में समझना है, बैंक के बाद साख यानी क्रेडिट, ऋण के बारे में समझना है, ऋण की शर्तों को समझना है, ऋण कहाँ कहाँ से मिलता है, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र को समझना है, और स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको, जो अभी के टाइम में बिहार में जीविका चल रहा है। बस इतने टॉपिक हैं, समझने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैंक की ऋण गतिविधियां को समझिए। बैंक केवल जमा स्वीकार नहीं करते हैं, वे अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं, तो ऋण भी प्रदान करते हैं। बैंक से आप लोन भी लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो आप देखिए, अब बैंक किस रूप में काम करता है, माध्यम के रूप में बैंक काम करता है, मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जैसे बैंक उन लोगों से जमा लेते हैं जिसको जमाकर्ता कहते हैं, और जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, उन लोगों से पैसा जमा ले लेता है, लोग जमा करने आते हैं तो उसको जमाकर्ता कहते हैं शॉर्ट में। और उन्हें उधार देते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, और जिसको लोन लेना है उसको क्या करता है, वही पैसा आप वाला पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो जिसको उधार लेना है उसको जमा करता, और उसको क्या कहते हैं, ऋण जमा करता, और उधार करता उसको कहते हैं हम लोग। जो उधार लेता है उसको उधार करता कहते हैं। अब देखिए आगे टॉपिक है ब्याज का खेल। अब इसमें ब्याज का क्या खेल होता है उसको समझाते हैं आपको। तो बैंक उधारकर्ता से जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज से अधिक ब्याज वसूलते हैं। बैंक क्या करता है, ब्याज का क्या खेल है कि आपको अगर लोन दिया तो आपसे ज़्यादा पैसा लेगा। आपको अगर मान लीजिए 20% पे आपको लोन दिया, तो जो जमा किया है उसको 5% 10% ही ब्याज देगा। मान लीजिए हम अगर 1 लाख रुपया जमा किए हैं तो हमको मात्र 5% देगा, मतलब 5,000 रुपया देगा। और जो आप लोन लिए हैं तो आपको 20% पे देगा, आपसे कितना लेगा, 20,000 रुपया लेगा। तो लोन लेने वाले से ज़्यादा ब्याज लेता है, और लोन जो जमा करता है उसको कम देता है। तो बीच में जो 15,000 रुपया बचा, मान लीजिए हमको 5,000 रुपया दिया 1 लाख का, आप लोन लिए, आपसे 1 लाख का 20,000 रुपया लिया वो ब्याज के तौर पर, तो 15,000 बीच में बचा। वही 15,000 बैंक का इनकम है, वही 15,000 क्या है, बैंक का इनकम है। उसी से वो स्टाफ का खर्चा चलाता है, बैंक का रेंट देता है, जहाँ पर भी है सारा खर्चा बैंक उसी से बचत भी करता है। तो बैंक का यही काम है कि सस्ता क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे पैसा देना और उससे कमाई करना। तो बैंक का कमाई इसी ब्याज से होता है, सरकार उसको सैलरी नहीं देती है। तो देखिए ब्याज का खेल समझ गए। बैंक उधारकर्ताओं से जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज से अधिक वसूलते हैं, यही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। ज़्यादा ब्याज लेता है देने वाले को, उधार लेने वाले को, और उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है। अब देखिए साख की 2 विभिन्न स्थितियां होती है। साख यानी साख को हिंदी में कहते हैं क्रेडिट कार्ड। आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, क्रेडिट कार्ड ऋण लेने वाला ही एक क्या है, कार्ड है, एक इस तरह का कार्ड है कि उससे आप क्या कर सकते हैं, 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया आप उठा सकते हैं। और फिर आपका इतना क्रेडिट है कि वो साल भर महीने भर के लिए आपको दे देगा, 1 महीना के बाद आप जमा कर देते हैं, टाइम देता है कि इतने दिन में जमा कर दीजिए। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपका उतना क्रेडिट बना हुआ है कि आप उतना पैसा कैसे कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो वही क्रेडिट के बारे में समझेंगे। क्रेडिट की 2 स्थितियां होती है। क्रेडिट को हिंदी में साख कहते हैं, साख यानी ऋण भी कह सकते हैं उसको। क्रेडिट कार्ड से हम तो ऋण ही लेते हैं, पहले ही पैसा लेते हैं। तो देखिए साख यानी ऋण का मतलब है उधार लेना है। साख या ऋण का मतलब क्या होता है, उधार लेना। साख किसी व्यक्ति का आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साख किसी भी व्यक्ति का मतलब क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा होगा उतना ऋण लेगा, तो कोई भी ऋण जो है किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऋण जो है आपके लिए कभी वरदान साबित होगा, कभी श्राप भी साबित होगा। तो वही कह रहा है कि ऋण क्या करता है, व्यक्ति की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ऋण की 2 स्थितियां हैं। एक सकारात्मक स्थितियां, अगर आप ऋण लेकर के आगे बढ़ गए तो आपके लिए तो सकारात्मक हुआ, लेकिन अगर ऋण लेकर के आप कर्जा के जाल में फंस गए तो आपके लिए नकारात्मक हुआ। तो देखिए यहाँ पे ऋण की 2 स्थितियां होती है। एक सकारात्मक स्थिति, एक जूता निर्माता त्योहार के मौसम के लिए ऋण लेता है। मान लीजिए जूता निर्माता कंपनी है, उसको ठंडा में जूता बनाना है 1000, तो वो क्या करेगा, ऋण लेकर के 1000 जूता बना करके जिसको चाहिए ऑर्डर जो दिया है उसको दे देगा, और पैसा लेकर के जो अपना मुनाफा हुआ रख लिया और ऋण चुका देगा, उसके लिए फायदा हो गया। अगर वो ऋण नहीं लेता तो जूता नहीं बना पाता, तो उसके लिए घाटा होता। तो ऋण लेना उसके लिए क्या हो गया, फायदेमंद हो गया, तो उसके लिए सकारात्मक स्थिति हो गई। एक जूता निर्माता मौसम के लिए, त्योहार के मौसम के लिए ऋण लेता है, उत्पादन बढ़ाता है, अच्छा लाभ कमाता है और ऋण चुका देता है। यहाँ साख ने वहाँ पे मदद की उसको, साख ने क्या किया, ऋण ने उसको मदद किया और लाभ कमाया उससे वो, तो इसके लिए सकारात्मक स्थिति है। वहीं दूसरी ओर देखिए नकारात्मक स्थिति, एक छोटी किसान स्वप्ना, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसी का एग्जाम्पल हमने लिया है, हूबहू डाला है। तो किसान स्वप्ना खेती के लिए ऋण लेती है। स्वप्ना नाम की लड़की जो है वो क्या करती है, खेती के लिए ऋण लेती है, खेती ऋण लेकर के खेत करती है।
फसल बर्बाद हो जाती है, वह ऋण नहीं चुका पाती है और कर्ज के जाल में फंस जाती है, अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, जमीन बेचना पड़ गया उसको ऋण चुकाने के लिए, तो ये ऋण का क्या है, नकारात्मक स्थिति है। अगर आप ऋण लिए फायदा के लिए, फायदा हुआ नहीं, उल्टे क्या हो गया, घाटा हो गया, तो वो ऋण का नकारात्मक स्थिति। फसल में, खेती में क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। तो आप जो ऋण लेकर के किए हैं तो फसल तो बर्बाद हो गया, तो वो तो ऋण कहाँ से आप चुकाइएगा, तो नकारात्मक स्थिति बनी आपके लिए, आप जमीन बेच करके चुकाइएगा, तो आपको उस ऋण से क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया, तो वो नकारात्मक स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में लिखा गया है, साख फायदेमंद हो सकती है लेकिन जोखिम अधिक हो तो यह व्यक्ति को कर्ज के जाल में भी धकेल सकती है। अगर ज़्यादा जोखिम है, ज़्यादा जोखिम है उस चीज़ में कि होगा या नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो कर्ज के जाल में धकेल देगा आपको। तो अब देखिए, ये तो हो गया आपको साख के बारे में, साख की क्या क्या स्थितियाँ। अगर आप ऋण लेते हैं तो दो तरह की स्थिति बनेगी, सकारात्मक या नकारात्मक। अब ऋण लेने की शर्तें क्या क्या हैं। ऋण ऐसे ही तो नहीं दे देगा आपको कोई भी व्यक्ति ऋण तो ऐसे ही नहीं दे देगा, उसके लिए शर्त रखेगा कि इतना ब्याज लेंगे, इतना दिन में आपको चुकाना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऋण की शर्तें हैं। उधार देने से पहले ऋणदाता कुछ शर्तें तय करता है। उधार अगर देने से पहले बैंक हो या कोई भी आदमी हो, वो आपसे कुछ शर्त तय करेगा। क्या, तो पहला, ब्याज दर फिक्स करेगा। यह वह दर है जिस पर उधारकर्ता ऋणदाता को अतिरिक्त पैसे भुगतान करेगा। यह क्या है, एक ऐसा दर है जिस पर ऋणदाता क्या करेगा, ऋणदाता को ऋण लेने वाला व्यक्ति अतिरिक्त पैसा देगा। जैसे उसी को ब्याज कहते हैं। मान लीजिए 5% पे हमने, 20% पे किसी से हमने लिया पैसा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लाख हमने लिया है तो साल में उसको क्या करेंगे, हम 20,000 रुपया अतिरिक्त देंगे ब्याज के तौर पर। तो वही लिखा है कि ब्याज यह वह दर है जिसमें उधारकर्ता जो है ऋणदाता को अतिरिक्त पैसे भुगतान करता है। अगला है, ब्याज दर फिक्स हो गया, फिर कुछ गिरवी रखवाएगा आपसे, उसको इंग्लिश में कोलेटरल कहते हैं। बैंक भी आपसे कुछ जमीन वमीन का पेपर लेता है तभी आपको लोन देता है। लोन देने से पहले जमीन लेगा, या सोना है आपके पास तो सोना लेगा, गोल्ड लोन उसको कहते हैं। तो गिरवी रखवाएगा, इंग्लिश में इसको कोलेटरल कहते हैं, गिरवी को कोलेटरल कहते हैं। तो गिरवी को समझिए, यह एक संपत्ति है जिसे उधारकर्ता ऋणदाता के पास गारंटी के रूप में रखता है। यदि ऋण चुकाया नहीं जाता है तो ऋणदाता उस संपत्ति को बेच सकता है। आपने जमीन के कागजात रखे, मान लीजिए जमीन का पेपर दे करके आपने ऋण लिया, तो वो जमीन क्या करेगा, वो बैंक वाला आकर के बेच देगा। वो जमीन पेपर ले करके उस जमीन को आकर के बैंक वाला बेच करके अपना पैसा वो रिकवर करता है। तो वही है गिरवी, वही है कोलेटरल। अगला देखिए, दस्तावेजीकरण, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनवाएगा आपसे, सिग्नेचर करवाएगा, हस्ताक्षर कि आपने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कैसे पता लगेगा। तो पहचान और आय संबंधित कागजात बनवाएंगे आपसे। फिर भुगतान का तरीका पूछेगा आपसे, ऋण चुकाने का समय और तरीका आपको बताएगा कि आपको एक बार चुकाना है या आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, EMI जिसको कहते हैं, महीने महीने आपको चुकाना है, तो उसका तरीका बताएगा। तो ये 4-5 तरीके आपके लिए क्या है, 4 तरीके जो हैं आपके ऋण के लिए शर्त के रूप में काम करता है। अब तो समझ गए हैं कि ऋण की 2 स्थितियां बनेगी, ऋण के लिए क्या क्या शर्त है। अब ऋण कहाँ से लिया जाए, तो ऋण लेने के लिए 2 क्षेत्र हैं हमारे पास, एक औपचारिक क्षेत्र है और एक अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण है। मतलब 2 तरह के क्षेत्र से ऋण लिए जा सकते हैं, औपचारिक क्षेत्रक ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। अनौपचारिक क्षेत्र से एक लिया जा सकता है, एक औपचारिक क्षेत्र से। तो समझिए, पहले औपचारिक क्षेत्र को समझिए। ऋण के 2 मुख्य स्रोत हैं। औपचारिक क्षेत्र को समझिए। औपचारिक क्षेत्र मतलब ऋण लेना, जहाँ जहाँ से आपको ऋण मिलता है, तो एक औपचारिक क्षेत्र, एक बैंक वाला क्षेत्र है, उसको औपचारिक कहते हैं। एक साहूकार बनिया लोगों का, जो पैसा वाला लोग है, जो गाँव घर में सूद ब्याज पे लगाता है, वो है, तो वो अनौपचारिक क्षेत्र होता है। तो औपचारिक को समझिए, इनमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल है। ब्याज की इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, बैंक और सहकारी समितियां जो औपचारिक है, जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो औपचारिक है। उसमें क्या होगा, आपका शोषण कम होगा। इसमें ब्याज की दरें कम होती है और निश्चित होती है, और भारतीय रिजर्व बैंक इसकी गतिविधियों पर निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का एक बैंक है जो इन सभी बैंकों पे क्या करता है, नज़र रखता है। उसको बताया गया है कि इतना ही % पे आपको ब्याज देना है या लेना है। रेगुलेटिंग करता है, ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा ब्याज पर नहीं देना है। तो ये लूटने से, गरीब जनता को लूटने से क्या करता है, रोकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI उस पर कंट्रोल करता है। तो ये औपचारिक क्षेत्र है, इसमें आपका ज़्यादा शोषण नहीं होगा। उद्देश्य, शोषण से बचाना है। उद्देश्य RBI का क्या शोषण है, उद्देश्य है कि शोषण से क्या करना है, लोगों को बचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक क्षेत्र पे कंट्रोल करता है। और एक दूसरा क्षेत्र है अनौपचारिक क्षेत्र। इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त शामिल होते हैं। किसी से भी आप पैसा लेते हैं ब्याज पर, अपने घर के अगल बगल जो पैसे वाले लोग हैं, रिश्तेदार में लेते हैं, जिसमें ब्याज दरें बहुत उच्च होती है और निर्धारित नहीं होती है। ब्याज दरें क्या होती है, उच्च होती है
और वो दे देगा समय, उसमें निर्धारित भी नहीं रहता है, कभी बढ़ा भी देता है वो कि आप इतना दिन में नहीं चुकाइएगा तो हम इतना लेंगे ब्याज। तो उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि क्या करना है नहीं करना है। इसमें ब्याज दरें उच्च भी होता है। कोई संगठन इनकी निगरानी नहीं करता, और कोई जैसे यहाँ पे आरबीआई कर रहा है, अनौपचारिक में कोई निगरानी नहीं करता। आपके दो आदमी के बीच की बात है, आप कितना पे लिए हैं और कितना देना है आपको, आपके दोनों का बात है। उद्देश्य उधारकर्ता का शोषण करना है, शोषण करना हो सकता है। उधारकर्ता जो है उधार लिया है उसका शोषण करना हो सकता है। इसके बाद देखिए, भारत में औपचारिक क्षेत्रक ऋण को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण है ताकि लोग साहूकारों के शोषण से बचे। तो भारत में क्या करना है, इस तरह के लोन को बढ़ावा देना है, बैंक वाले लोन को बढ़ावा देना है। जैसे कि अभी के टाइम में गांव में जीविका चला है, जीविका समझते हैं, गांव गांव में महिलाएं जुड़ करके पैसा जमा करती हैं, तो वो एक सहकारी समितियां हैं, वहाँ पे लोग लोन लेते हैं, तो वहाँ पे उतना शोषण नहीं है। जो सरकार के कंट्रोल में है, जो चीज़ें सरकार के कंट्रोल में, वहाँ शोषण नहीं है। लेकिन ये अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा शोषण है, ये सूद ब्याज वाला बहुत ही खतरनाक होता है। तो ज़्यादातर सरकार का क्या कोशिश होता है कि औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, लोन मिले, तो क्या होगा, व्यक्तियों का शोषण कम होगा। तो अब तो ये समझ गए, दोनों क्षेत्र को समझ गए कि ऋण कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसा कैसा क्षेत्र है। अब आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में समझना है। ये भी ऋण देने वाला एक सरकारी संस्था के रूप में काम करता है। यहाँ पर देखिए, स्वयं सहायता समूह गरीबों, खास करके ग्रामीण महिलाओं के लिए ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे बिहार में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, जीविका जो चल रहा है, अभी हर गांव में चलता है जीविका वाला। तो जीविका जो है यानी उसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं की सहायता करने वाला एक समूह, जो समूह में लोग होंगे सब अपने अपनी सहायता कर सकते हैं। जिसको किसी को काम पड़ा, सब पैसा आपस में जमा कर रहा है, किसी को 1 लाख का काम पड़ गया, 50,000 का काम पड़ गया, तो कोई महिला ले सकता है, ले लिया वो, फिर महिला चुका दिया, तो किसी दूसरे को काम पड़ा तो वो उसमें से ले सकता है। ऐसे करके लेते रहेगा, चुकाते रहेगा, तो सबका मदद इससे होता रहेगा। तो गाँव में जो सूद पे पैसा लगाने वाला लोग हैं, जो सूद का पैसा खाने वाला लोग हैं, उस सबका क्या हो जाता है, दुकान बंद हो जाएगा। तो सरकार इसी को रोकने के लिए, वो सब जो सूद पे पैसा लगाने वाला सब है, उसी को रोकने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। खुद की आप क्या करें, हेल्प करें, स्वयं की सहायता करें। तो स्वयं सहायता समूह का मतलब समझ गए कि ये ग्रामीण महिलाओं को क्या करना है, ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से महिलाएं, क्योंकि बैंक उनका उतना चक्कर भी नहीं लगा पाती है महिलाएं, वो बड़ा काम लगता है, इसके कारण ये बहुत ही आसान लगता है, तो यहाँ से ऋण ले सकती है। कार्य देखिए, SHG का मतलब वही इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप है। SHG में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से बचत करते हैं, और वे सदस्यों को कम ब्याज दर पर छोटे ऋण देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, कम ब्याज दर पर, बहुत ही कम मिनिमम ब्याज दर पर छोटे छोटे ऋण, ये नहीं कि 1 करोड़ 5 करोड़ दे दिए, आपको 50,000 1 लाख रुपए तक मिलेगा। इसके बाद देखिए, लाभ क्या है। ये समूह महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। ये समूह क्या करिए, महिला को आत्मनिर्भर बना दिया। उसके दिमाग में है कि अगर कोई दिक्कत होगा तो हम वहां से लोन ले लेंगे, फिर काम करके हम चुका देंगे। तो आत्मनिर्भर बनी महिलाएं, डर थोड़ा खत्म हुआ। नहीं तो वही 50,000 का काम पड़ जाता, 1 लाख का काम पड़ जाता, तो चल जाता कहाँ, साहूकार के पास, बनिया के पास, या कोई ऐसे पैसा वाला आदमी के पास। वो ब्याज लेता 5 रुपये सैकड़ा महीने का, तो क्या हो गया, साल का वो 60% ब्याज हो गया। साल में 60%, यानी 1 लाख लिए हैं तो साल में 60,000 आप ब्याज चुकाइए उसका, तो इतना ब्याज हो जाता है। तो उतना ब्याज ये नहीं लेता है, मिनिमम 5% 10% पे ब्याज देता है, मतलब यानी साल का 10,000, कहाँ वो 60,000, कहाँ ये साल का 10,000। तो मिनिमम मात्रा में आपको क्या, मिनिमम ब्याज पे आपको क्या मिल जाता है, ब्याज ऋण मिल जाता है। तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। उन्हें गिरवी के बिना बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसमें गिरवी भी नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा लोन है, आदमी चुका देता है। और चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, और आपस में बात करने के, जहाँ 15-20 महिलाएं हैं आपस में ग्रुप में है, तो जहाँ कहीं भी बैठेगी, एक बार तो मीटिंग होता ही है, तो बैठेगी तो उसमें चर्चा तो होगा ही, तो लोग आपस में बात भी करेंगे, मन भी लगेगा लोगों का। तो ये इस तरह से गांव में काम चल रहा है, हर गांव में जीविका के माध्यम से ये चलाया जा रहा है। उसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो यही आपका तीसरा चैप्टर था, मुद्रा एवं साख, जिसमें आपने 7 टॉपिक की मुद्रा विनिमय है क्या, विनिमय के आधुनिक रूप क्या है, मुद्रा कौन कौन से मुद्रा है, तो प्लास्टिक क्या कहते हैं, कागजी नोट है, सिक्का है, चेक है, ये सब जो है मुद्रा के रूप में काम करता है। एक प्लास्टिक मनी है, ATM कार्ड, लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में प्लास्टिक मनी के बारे में, प्लास्टिक मुद्रा लिखिएगा, उसके बगल में ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये लिख दीजिएगा। मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं। अब बैंक की क्या गतिविधियां हैं, बैंक क्या होता है, बैंक कैसे ऋण देता है, इसके बारे में समझ लिए हम। ऋण, फिर ऋण के बारे में समझ लिए कि ऋण क्या है, ऋण की कितनी स्थितियां हैं, ऋण के क्या क्या शर्तें हैं, कैसे मिलेगी हमको, और जब ऋण मिल जाए कहाँ कहाँ से ऋण मिलेगी हमको। और इसके बाद स्वयं सहायता समूह क्या है, तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो जो है
तीसरा चैप्टर जो है आपको ख़त्म हो गया। बहुत ही इतना कम से कम थ्योरी में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सारे तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको इस थ्योरी से बन जाएंगे। तो चलिए आप इस सबको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, तब जाकर के इसको बार बार रिवाइज करिए, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान होगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि ये ऐसा है कि मैथ और साइंस तो सब पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को लोग छोड़ करके जाते हैं, तो आपको अगर टॉपर बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। अगर आप इस चीज़ को पढ़ के जाते हैं तो आपका जो है वो सपना कारगर होगा, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका मैथ है और साइंस है। तो चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।